मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है अलोंग द एक्सिस, बट वो पॉइंट कहां होना चाहिए? अलोंग द एक्सिस, ठीक है। बट एक्सिस किसके एक्सिस पे? ऑफ अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। एक सर्कुलर लूप होगी, करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, उस सर्कुलर लूप के एक्सिस पे कोई भी एक पॉइंट आप कंसीडर करो, सो वो पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड आपको कैलकुलेट करनी है। दिस इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर टर्म मैग्नेटिक फील्ड। फिर से मैग्नेटिक फील्ड मेरे को कैलकुलेट करनी है। मैग्नेटिक फील्ड लेकिन कहां पे? एट अ पॉइंट पर, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे होनी चाहिए, बट वो पॉइंट कहां होना चाहिए? अलोंग द एक्सिस, अलोंग द एक्सिस होना चाहिए। बट अलोंग द एक्सिस किसका? ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। मतलब आपको एक सर्कुलर लूप आपको कंसीडर करनी है, वो सर्कुलर लूप में एक एक्सिस आप लेंगे, उस सेंटर से पास होगी, सो वो सेंटर से जो एक्सिस पास होगी उसके कोई भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आप मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे, एंड दिस इज डेरिवेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड। और दूसरा क्या बोल रहा है? दूसरे का भी मतलब वही है, बस थोड़ा सा वर्डिंग चेंज करके दिया हुआ है। एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड, एक्सियल बोले तो अलोंग द एक्सिस, एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय करंट इन अ सर्कुलर लूप। ये चीज का और ये चीज का मतलब बिल्कुल सेम ही है। एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड बोल रही है, तो कई बार हमारे बोर्ड में क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के पूछते हैं। हो सकता है आपको ये डेरिवेशन आता हो, लेकिन अगर उसी की जगह पे अगर ये पूछ लिया तो आप बोलेंगे सर ये तो पढ़ाया नहीं, है ना। तो इसलिए दोनों का मतलब आपको पता होना चाहिए, या मैंने इसलिए दूसरे तरीके से भी कैसे पूछा जाएगा ये भी बता दिया है। सो एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड मतलब अलोंग द एक्सिस होगा, लेकिन अलोंग द एक्सिस किसका मैग्नेटिक फील्ड होगी? अलोंग द एक्सिस प्रोड्यूस्ड बाय करंट इन अ सर्कुलर लूप। तो सर्कुलर लूप में एक सर्कुलर लूप होगी आपकी, और सर्कुलर लूप में जो करंट बहेगा वो सर्कुलर लूप का सेंटर और उसकी जो एक्सिस होगी, तो पर्टिकुलर कोई भी पॉइंट पे आप मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। सो दैट इज अ मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट अलोंग द एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। अब जो चीज दी है बस उसी के अकॉर्डिंग हम लोग डायग्राम भी बनाएंगे, ठीक है। तो बहुत ध्यान से, हाँ। तो सबसे पहले मैं एक सर्कुलर लूप कंसीडर कर लेता हूं। सो दिस इज माय सर्कुलर लूप, ठीक है। ये अब हॉरिजॉन्टल प्लेन में ऐसी, ये एक मेरी सर्कुलर लूप है ऐसे रिंग टाइप, ठीक है। और यहां से बह रहा है करंट, और ये ले लेते हैं हम लोग O इज द सेंटर ऑफ द सर्कुलर लूप, वेयर कैपिटल R इज द रेडियस ऑफ सर्कुलर लूप। क्लियर? अब सर्कुलर लूप मैंने इसलिए लिया क्योंकि मेरे को मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप भी करनी है। तो सर्कुलर लूप भी कैसी होनी चाहिए? करंट कैरिंग होनी चाहिए। मतलब ये जो मैंने सर्कुलर लूप की, यहां से करंट बहता हुआ रहना चाहिए। सो एक सर्कुलर लूप मैंने कंसीडर कर ली जिसका O सेंटर है, R उसकी रेडियस है, ठीक है। और इसका एक छोटा सा एलिमेंट मैं कंसीडर कर लूं, सो DL इज अ स्मॉल एलिमेंट ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, ये। सो दिस इज योर DL। सो DL इज अ स्मॉल एलिमेंट ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। एक छोटा सा एलिमेंट मैंने ले लिया। अब हम लोग दो लॉ पढ़ चुके हैं, एक एम्पियर सर्किट लॉ और एक हम लोग बायोट-सावर्ट लॉ। इसलिए थोड़ी देर पहले मैंने बायोट-सावर्ट लॉ पूछा था। बायोट-सावर्ट लॉ और एम्पियर सर्किट लॉ में क्या अंतर है? दोनों की इक्वेशन, फाइनल इक्वेशन वही बन के आती है। अगर करंट में से कंडक्टर में से करंट अगर बह रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी बनेगी? तो बनती है तेरी म्यू नॉट इनटू I डिवाइडेड बाय 2 पाई r। चाहे तो एम्पियर सर्किट लॉ लगा दे, चाहे तो बायोट-सावर्ट लॉ लगा दे। जब दोनों लॉ हम लोग लगाएंगे तो इक्वेशन में एक ही बन के आएगी, बट इन दोनों में अंतर है। जब हम लोग बायोट-सावर्ट लॉ कंसीडर करते हैं, वी आर कंसीडरिंग अ स्मॉल एलिमेंट ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर, एंड वी आर कंसीडरिंग अ एम्पियर सर्किट लॉ। तो जिस समय हम लोग एम्पियर सर्किट लॉ लेते हैं, तो एम्पियर सर्किट लॉ में हम लोग स्मॉल एलिमेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लेते हैं। इधर एम्पियर सर्किट लॉ में स्मॉल एलिमेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एंड वी आर कंसीडरिंग इन बायोट-सावर्ट लॉ स्मॉल एलिमेंट ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर। ये इन दोनों में ये अंतर है। अब वी आर कंसीडरिंग द स्मॉल एलिमेंट ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर, सो व्हाट वी आर यूजिंग बायोट-सावर्ट लॉ। क्या यूज करेंगे हम लोग यहाँ पे? बायोट-सावर्ट लॉ, ठीक है। चलेगा इधर। तो मैग्नेटिक फील्ड निकालनी मेरे को एट अ पॉइंट अलोंग द एक्सिस। अब सर्कुलर लूप ले ली मैंने, सेंटर भी है मेरे पास में। ये अब ऐसे कोई प्लेन में मेरे पास में ये सर्कुलर लूप है, और ये कहीं ना कहीं बीच में सेंटर होगा। अब उसकी एक्सिस में लूंगा तो एक्सिस कुछ ऐसे आएगी, व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ सर्कुलर लूप। जो सर्कुलर लूप होगी उसके प्लेन से एक्सिस परपेंडिकुलर होगी, एंड दैट एक्सिस इज पासिंग थ्रू व्हाट? फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कुलर लूप।
दिस इज योर एक्सिस, दिस इज योर सर्कुलर लूप। अब ये सर्कुलर लूप ऐसे एक्चुअली में ऐसी ही है, ऐसे उसका सेंटर और वहीं से एक परपेंडिकुलर एक्सिस। अब ये परपेंडिकुलर एक्सिस में मैं कोई भी एक पॉइंट P कंसीडर कर लेता हूं जहां पे मैग्नेटिक फील्ड में कैलकुलेट हो। सो कंसीडर एनी पॉइंट P। एक पॉइंट P कंसीडर कर लिया तो यहां से सेंटर से लेके इसका कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस होगा। अब कोई ना कोई डिस्टेंस हो तो मान के चलो मैं इसको Z से डिनोट कर दूं। सो वेयर Z इज अ डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट वेयर द मैग्नेटिक फील्ड इज टू बी कैलकुलेटेड एंड द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग लूप। सेंटर करंट कैरिंग लूप का सेंटर से लेकर के पॉइंट P का डिस्टेंस हम लोग ने Z ले लिया। कैपिटल R उसकी रेडियस है। अब आपको थोड़ा सा और इसमें इमेजिनेशन और अच्छे से करना पड़ेगा। नाउ योर सर्कुलर लूप इज लाइक दिस। ये एक्सिस, यहां एक पॉइंट, ये छोटा सा एलिमेंट और यहां से एक लाइन ज्वाइन करेंगे हम लोग। तो ये एलिमेंट और ये लाइन ज्वाइन करूंगा, सो द एंगल इज बिटवीन दिस इज 90। क्लियर? तो यहां से जो पॉइंट P पे मेरे को मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है वो पॉइंट P से dl का एलिमेंट ले लूं मैं। Now this distance is from P to dl is smaller, consider। और यहां कुछ एंगल बन गया, वो एक एंगल ले लेते हम लोग थीटा। क्लियर? अब ये जो मेरा पूरा का पूरा सेक्शन है, ये पूरा का पूरा सेक्शन मैं तीन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में बदल लूं तो तीन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होगा कि भैया यहां से निकलने वाली एक एक्सिस होगी मेरी, एक एक्सिस कुछ इधर जाएगी ऐसे और एक एक्सिस ऊपर जाएगी। तो मैं इसका नाम देता हूं x, ये नाम दे दो y, ये नाम दे दो z। ये मैंने इसलिए ले लिया क्योंकि तुम्हारे बुक्स में ऐसे दिया हुआ। आप इसको x y z भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब देख, तो ये जो y और x है तो ये सर्कुलर लूप, सो दिस सर्कुलर लूप इज इन द प्लेन ऑफ, कौन सी प्लेन में आया है, x और y, एंड z एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू द सर्कुलर लूप। दिस इज एग्जैक्टली सेम जैसे हम लोग ने मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग वैसे लिया हो, याद करिए। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एप्लीकेशंस ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म रिंग्स, वहां पैरेलल एक्सिस थ्योरम लेकर के परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लेके हम लोग ने मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट किए थे। जस्ट लाइक उस ऐसी तरीके से ये इसका सिमेट्रिक डायग्राम है। तो ये x और y, ये x और y, एक आपकी ये y एक्सिस ये जा रही है, x एक्सिस आपकी इसकी जा रही है और इनके बीच में ये सर्कुलर लूप है। सो वेयर सर्कुलर लूप इज लाइज बिटवीन द प्लेन ऑफ x एंड y। क्लियर? अब देखिए, मेरे को पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। तो मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट P पे मेरे को कैलकुलेट करनी है ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर। और P पे मैग्नेटिक फील्ड और स्मॉल एलिमेंट ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर के बीच में एंगल कितना होना चाहिए, 90 का। कितने का एंगल होना चाहिए, 90 का। लेकिन 90 भी किसको, जो लेंथ होगी हमारी उसको। इसीलिए यहां से हम लोग एक मैग्नेटिक फील्ड लेंगे, दैट इज डिफरेंशियल मैग्नेटिक फील्ड, एंड डिफरेंशियल मैग्नेटिक फील्ड इज dB। so where in between dB and r the angle is 90। so vector dB, जो वेक्टर dB है and the element which is dl, इनके बीच में एंगल कितना बन गया, 90। but in vector dB is inclined vector, so that's why this vector is resolved in two components। ये वेक्टर dB रिजॉल्व हो जाएगा दो कंपोनेंट्स में। एक कंपोनेंट तेरा इधर भागेगा जो अलोंग द वायर रहेगा इसके एक्सिस के अकॉर्डिंग, और एक जाएगा तेरा ऊपर। तो ऐसी ज्योमेट्री लगा दे, ज्योमेट्री लगाने के बाद में कौन सा एंगल थीटा मिलेगा तेरे को, तो एंगल थीटा कौन सा मिलेगा, क्योंकि मेरे को कंपोनेंट्स लेने हैं, सो दिस इज एंगल इज थीटा, ज्योमेट्री लगाने के बाद। ठीक है, अब ये तो बेसिक सी चीज है, ज्योमेट्री लगा दो, एंगल थीटा कैलकुलेट करो। दिस इज द रिजोल्यूशन ऑफ dB एंड दिस इज एंगल थीटा, सो दैट्स व्हाई इट्स dB cos थीटा। ये ऊपर जाने वाला कंपोनेंट और इधर आने वाला कंपोनेंट हो जाएगा इससे dB sin थीटा। ये होगी आपकी डायग्राम। क्लियर? सो वेरी सिंपल डायग्राम। अब उसको आप बिल्कुल कंसेप्चुअल ध्यान में रखिए। कैसे कि सबसे पहले आप एक सर्कुलर लूप कंसीडर करिए। सर्कुलर लूप का कहीं ना कहीं बीच में सेंटर होगा। सेंटर से हम लोग एक एक्सिस लेंगे, एक पर्टिकुलर रेडियस, और इसके अलावा में हम लोग ने y एक्सिस ले ली, इधर x एक्सिस ले ली। सो दिस सर्कुलर लूप इज लाइज बिटवीन द प्लेन ऑफ x एंड y। We have to calculate the magnetic field at the point along the x-axis, along the axis of current carrying loop। तो जो सर्कुलर लूप हमारी है, उस सर्कुलर लूप का एक स्मॉल एलिमेंट मैंने कंसीडर कर लिया, इट्स dl, and we have calculated the magnetic field at the axis
कोई भी एक्सिस पे, तो ये एक्सिस पे मैंने पॉइंट P कंसीडर कर लिया वेयर द मैग्नेटिक फील्ड इज टू बी कैलकुलेटेड एंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P एंड द सेंटर ऑफ द सर्कुलर लूप इज Z. अब पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट dl, दैट्स व्हाई जॉइनिंग द P and dl. And when you join the P and dl, so take a distance of small r. So from these terms we get the one right angle triangle also. एक राइट एंगल ट्रायंगल भी बन गया यहाँ, ठीक है. एंड अब ये जो पॉइंट P है जहां मेरे को मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो मैग्नेटिक फील्ड है तो स्मॉल एलिमेंट के बीच में एंगल कितना होता है 90. सो दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग द एंगल 90 ऑफ dp. अब ये जो dv लिया है, सो दिस dv इज रिजॉल्व्ड इन टू कंपोनेंट्स. दिस इज dv sin थीटा एंड dv cos थीटा. ज्योमेट्री लगा तो ये तेरा थीटा बन जाएगा और जो थीटा के साथ में कनेक्ट होगा, सो दैट इज कॉल्ड एज cos थीटा, और जो थीटा के साथ में कनेक्ट नहीं होगा, दैट इज sin थीटा. So we get the two components, dv sin theta and dv cos theta. Again, now listen very carefully. This dv sin theta is due to the element of small dl. This is dl. जब dl का पोजीशन ये है, तब तेरा dv sin theta ये है. अगर dl का एलिमेंट में थोड़ा सा सामने शिफ्ट कर दूं, तो तेरा dv sin थीटा थोड़ा सा उधर शिफ्ट हो जाएगा. Shifted like this. It is exactly shift. This is exactly like this dv sin theta when the dl element is here. When the dl element is here, so this dv sin theta is again shifted here. Connected. So again एलिमेंट अगर थोड़ा सामने खींचा, ये एलिमेंट यहाँ ले लूं, तो dv sin theta आके यहाँ से ले, यहाँ था, यहाँ आ जाएगा. As the dl element is changes its position, the dv sin theta is also changes their position. And when the dl changes their position, dv changes their position, dv sin theta is also changes their position. So all dv sin theta is cancels with exactly opposite dv sin theta. ये एलिमेंट, ये dl एलिमेंट, so this is dv sin theta. So अगर ये एलिमेंट मैं इधर ले लूं, ठीक है, तो ये dl एलिमेंट इधर ले लूं, तो यहां से स्मॉल r आ जाएगा, ये dv sin theta इधर आ जाएगा. So this dv sin theta is cancels with this dv sin theta. याद करिए, हम लोग ने कैपिलरी राइज में कंसेप्ट पढ़ा हुआ था, याद है? All the components, horizontal components are cancels with each other. This is exactly same. ये एलिमेंट की वजह से ये dv sin थीटा गया, ये सॉरी दिस एलिमेंट की वजह से ये dv sin थीटा बन गया. तो जो एलिमेंट इसके एग्जैक्टली सामने होगा, उसकी वजह से ये dv sin थीटा जो इधर आएगा, ये dv sin थीटा, ये dv sin थीटा कैंसिल होगा, क्योंकि ये एलिमेंट करंट कैरिंग लूप है, एक ही लूप है, तो इसके वजह से जो dv sin थीटा बनेगा, तो ये भी dv sin थीटा का सेम रहेगा, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, ड्यू टू ऑपोजिट डायरेक्शन दे आर कैंसिल्स विद ईच अदर. तो जिस समय ये दोनों कैंसिल हो गए, तो इधर वाले दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे, एक इधर और एक सीधा वर्टिकल में, सॉरी उसके अपोजिट में. So all the dv sin theta which is produced in the circumference, so all the dv sin theta is cancels with each other. So what it remains? dv cos theta. And the dv cos theta is perpendicular component along the perpendicular component to the plane of current carrying loop. ये करंट कैरिंग लूप के प्लेन से dv cos theta परपेंडिकुलर है, या अदरवाइज ऐसे भी बोल लो. सो दिस इज dv sin theta and dv cos theta are perpendicular to each other. कंसेप्ट यहीं तक है. अब डायरेक्ट डेरिवेशन चालू हो गया. क्लियर? अब डेरिवेशन देख. दिस इज ड्यू टू dl एलिमेंट. dl एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं. सो वी आर यूजिंग बायोट-सावर्ट लॉ. So the Biot-Savart law, the equation for the Biot-Savart law is dv is equals to, this is mu naught divided by 4 pi I dl sin theta divided by r square. So this is your Biot-Savart law. अब थीटा, ये जो थीटा है, ये थीटा कितना है 90. So थीटा का वैल्यू कितना आ गया यहाँ पे 90. Why the theta is 90? Because सर्कुलर लूप कुछ ऐसे है तेरे, और सर्कुलर लूप ऐसा होने के कारण, सर्कुलर लूप ऐसे, तेरा स्मॉल एलिमेंट यहां से सीधा डिस्टेंस जा रहा है तेरा r, और इनके बीच में एंगल कितना हुआ 90. So that's why theta is equals to 90. So your dv becomes
So dv is equals to mu naught I dl divided by 4 pi r square. एक राइट एंगल ट्रायंगल नजर आ रहा है तो मैं यहां से आर स्क्वायर भी बना सकता हूं, ठीक है। तो मेरा डायरेक्ट यहां आर हो जाएगा, देख अच्छे से, तो अंडर रूट ऑफ जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर डायरेक्ट निकली मैंने इक्वेशन। क्लियर? कहां से आई तुम सोचते बैठो उसमें। सो आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, सो दिस इज योर आर स्क्वायर, so आर स्क्वायर बिकम्स z square plus r square. Now dv becomes, so dv is equals to mu naught I into dl divided by 4 pi z square plus r square. So this is your dv. अब देखिए यहां से यह आपकी इक्वेशन मिल गई तेरे dv के लिए, बट dv, so this only a dv. तो यहाँ dv sin, all dv sin theta are cancels with each other. What remains? So it's a dv cos theta, and dv cos theta is a perpendicular component of dv sin theta, while otherwise it is a perpendicular component of the circular loop. अब dv का perpendicular component अगर मैं लूं तो dv का perpendicular component क्या हो गया? So dvz, yes, dvz, that is dv perpendicular component of magnetic field. It's a perpendicular component of magnetic field कितना है? It's a dv cos theta. So it's a dv cos theta. Because all dv sin theta are cancels with each other. So what remains? It's a dv cos theta, and dv cos theta is a perpendicular component of dv sin theta. Simultaneously, it is a perpendicular component of the circular loop. So dv is z. So what dvz represent? Perpendicular component. Perpendicular component is that dv equal to magnetic field. So dvz is equal to dv cos theta, and we have the equation for dv. So put the equation of dv here. So dvz is equal to what is the equation for dv? This is mu naught I dl divided by 4 pi z square plus r square. Clear? And what again remains? It's a cos theta. तो राइट एंगल ट्रायंगल में से cos theta देख, कैपिटल R डिवाइडेड बाय स्मॉल r. cos theta कितना हो जाएगा? अब तो वही डायग्राम cos theta is equal to कैपिटल R डिवाइडेड बाय स्मॉल r. क्लियर? और r कितना है मेरे पास में? अंडर रूट ऑफ z स्क्वायर प्लस r स्क्वायर. व्हाट इज वैल्यू ऑफ cos थीटा? इज इक्वल टू कैपिटल R डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ z स्क्वायर प्लस, इसलिए मैंने दोनों r और r स्क्वायर पहले निकाल कर रखे, ठीक है। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ cos थीटा इन अबव इक्वेशन. सो योर dv ऑफ परपेंडिकुलर कंपोनेंट इज इक्वल टू, दिस इज mu naught I dl डिवाइडेड बाय 4 pi. It is already z square plus r square. तो यहां पहले ही z square plus r square है, फिर से अंडर रूट ऑफ कंपोनेंट आ गया तेरे पास में z square plus r square. क्लियर? अब इसको सामने फिर से दिखे, कैपिटल R, ठीक है। हाँ, सो अगेन dvz is equals to mu naught I dl r divided by, this is 4 pi, this is z square plus r square, and this is power 3 by 2. क्लियर? पावर कितना आ गया? 3 by 2. क्यों आ गया पावर 3 by 2? बिकॉज अंडर रूट ऑफ 2, अंडर रूट बोले तो 1 by 2, और यहाँ पावर में 1 तो 3 by 2 हो जाएगा. क्लियर हुआ? ठीक है, चले जाओ. So this is a differential magnetic field, but मेरे को total magnetic field चाहिए. So total magnetic field according to the perpendicular component. So this is Bz, and this is Bz is equals to integration of dBz. Clear? So Bz is equals to the value of dBz here. So it's the integration of, this is mu naught I into dl divided by, this is 4 pi square. सर्कुलर लूप की रेडियस बदल रही है क्या? नहीं. सर्कुलर लूप की रेडियस बदल रही है क्या? नहीं. क्या डीएल अपनी पोजीशन बदलेगा? डीएल अपनी पोजीशन बदलेगा. कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कुलर लूप, तो कैपिटल आर क्या कांस्टेंट? क्या डीएल चेंज कर रहा है? और डीएल कितने से चेंज कर रहा है? जितनी उसकी सरकमफेरेंस है.
सो देख जो कांस्टेंट इंटीग्रेशन के बाहर, सो इससे bz इज इक्वल टू म्यू नॉट आई आर। तू देख अच्छे से z और r, ये z परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये z और r फिर से कांस्टेंट, तो ये भी बाहर आ जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय 4 पाई z स्क्वायर प्लस r स्क्वायर के पावर में कितना डिवाइड इंटीग्रेशन। एंड व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ dl हियर? 2 पाई r। कितना हो जाएगा ये? सो दिस मींस bz इज इक्वल टू म्यू नॉट आई r। अगेन दिस इज 2 पाई कैपिटल R, क्योंकि रेडियस कितनी है उसकी? कैपिटल R। सो अगेन दिस इज 4 पाई z स्क्वायर प्लस r स्क्वायर एंड दिस इज पावर 3/2। 4 पाई एंड 2 पाई गेट कैंसल, नीचे बचा सिर्फ 2। सो bz इज इक्वल टू, नाउ लिसन केयरफुली, bz इज इक्वल टू म्यू नॉट आई r स्क्वायर, म्यू नॉट आई r स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 पाई कैंसल हो गया, z स्क्वायर प्लस r स्क्वायर के पावर में 3/2। सो दिस इज द इक्वेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट P along the axis। क्लियर? अब हम लोग यूज करेंगे यहां पे केसेस, ठीक है? हाँ, ये इक्वेशन तो तब बनी when there is only a single loop। if there is a n number of loops, अगर n number of loops हो जाती है तो n number of loops के लिए इक्वेशन क्या बनेगी? देख n number of loops के लिए इक्वेशन देख अगेन। सो इस bz इज इक्वल टू क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा? n म्यू नॉट I इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट ऑफ z स्क्वायर प्लस r स्क्वायर एंड द पावर इज 3/2। सो दिस इज द इक्वेशन फॉर n नंबर ऑफ लूप्स। ये किसके लिए है? ये n नंबर ऑफ लूप्स। एंड दिस इज द इक्वेशन फॉर सिंगल लूप। ये इक्वेशन किसके लिए? सिंगल लूप। क्लियर? अब देख यहां हम लोग अभी केसेस लगाएंगे। केस नंबर 1, ठीक है? नाउ केस नंबर 1, अब देख अच्छे से केस नंबर 1 क्या चीज है। केस नंबर 1 की अगर पॉइंट P इज एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर लूप, डायग्राम को बहुत अच्छे से देखो, अगर पॉइंट P सेंटर ऑफ द सर्कुलर लूप पे हो जाता है तो z का वैल्यू 0 हो जाएगा। z का वैल्यू कितना हो जाएगा? इफ द पॉइंट P इज एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर लूप, इट मींस दैट कि जो पॉइंट P हम लोग ने अलोंग द एक्सिस लिया हुआ है, इफ द पॉइंट P इज एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर लूप, द वैल्यू ऑफ z इज 0। वैल्यू ऑफ z इज, एंड व्हेन द वैल्यू ऑफ z इज 0, सो योर मैग्नेटिक फील्ड बिकम्स, तो bz इज इक्वल टू, दो टर्म्स में लेंगे, एक बार सिंगल टर्म्स के लिए, एक सिंगल लूप के लिए, और एक बार लेंगे हम लोग नंबर ऑफ लूप्स के लिए। तो ये इक्वेशन देख क्या बनेगी पहली? सो दिस इज म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, दिस इज z। अब केस नंबर 1 में z की वैल्यू कितनी पुट कर रहे हैं हम लोग? z की वैल्यू कितनी पुट कर रहे हैं? z की वैल्यू 0 का मतलब क्या है कि भैया पॉइंट P कहां पे है तेरा? सेंटर ऑफ द सर्कुलर लूप। कहां पे है? सेंटर ऑफ द सर्कुलर लूप। सो इट मींस दैट, सो दिस इज मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर लूप। ये मैग्नेटिक फील्ड कहां की निकलेगी? सेंटर ऑफ द सर्कुलर लूप। सो दैट मींस bz इज इक्वल टू, देख इधर, क्या ये z 0 हो गया? और क्या ये r स्क्वायर, और फिर से उसके पावर में 3/2, तो स्क्वायर और ये 1/2 कैंसिल हो जाएगा। व्हाट रिमेंस? ओनली r क्यूब, और नी ऊपर क्या है? r स्क्वायर। तो पहले इक्वेशन लिख लो, तो यहां क्या बचा तेरा? r स्क्वायर के पावर में 3/2, अरे यही बचा ना। तो अगेन दिस 2 एंड दिस 2 गेट कैंसिल, व्हाट रिमेंस? r क्यूब, एंड r क्यूब और ये r स्क्वायर, तो नीचे क्या आया सिर्फ r। सो bz इज इक्वल टू कितना आ गया? म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय ट्वाइस r। सो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर लूप। क्लियर? अगर मैं इसको n नंबर ऑफ टर्म्स में ले लूं तो bz कितना हो जाएगा? n म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय ट्वाइस r। क्लियर? सो दिस इज फॉर n नंबर ऑफ लूप्स। ये किसके लिए है? ये n नंबर ऑफ लूप्स। ये केस नंबर 1 होगी। क्लियर? नाउ अगेन सी केस नंबर 2। सो व्हाट इज केस नंबर 2 की अगर पॉइंट P जो है, अब ये पॉइंट पहले हम लोग ने अभी यहां ली, अब मान के चलते ये पॉइंट P बहुत दूर है। इफ द पॉइंट P इज इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द सर्कुलर लूप, तो z इज वेरी वेरी ग्रेटर देन r। तो ये अगर पॉइंट P बहुत दूर हो गया, तो क्या ये जो z है, दिस इज z इज वेरी वेरी ग्रेटर देन r। सो निगलेक्ट r। r क्या करेंगे? निगलेक्ट करेंगे।
So if this z is very very greater than r, ठीक है, if the point P is far away from the circular loop, point P क्या हो जाएगा, far away from the circular loop, that's why z is very very greater than r, and when the z is very very greater than r, so again our equation becomes this r is neglected. अगेन जो सिमिलर चीज हम लोग ने आर के ये हाँ के लिए सॉल्व की थी, क्या वैसे सॉल्व होगी, तो डायरेक्ट इक्वेशन लिख लो, ठीक है। तो देख अच्छे से, नाउ अगेन दिस इज bz इज इक्वल टू दिस इज म्यू नॉट I r square, म्यू नॉट I r square, एंड अगेन दिस इज ट्वाइस z क्यूब। क्लियर? सो अगेन दिस इज मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, कई लोग मेरे को ये बताओ, ये r स्क्वायर निगेट क्यों नहीं हो, ऊपर वाला r स्क्वायर निगेट क्यों नहीं किया? बिकॉज वो मल्टीप्लीकेशन है। किसी का भी मल्टीप्लीकेशन अगर बहुत छोटी वैल्यू से हो तो वैल्यू और छोटी हो जाती है, समझा? वैल्यू छोटी नहीं होती, बट ये अगर r स्क्वायर आप निगलेक्ट करेंगे, ये अगर आपने r स्क्वायर निगलेक्ट करेंगे तो इसका पूरा का मतलब बदल जाएगा। लेकिन यही अगर नीचे वाला r स्क्वायर हम लोग ने निगलेक्ट कर दिया कि अगर 100 प्लस 0.001 कर दो, इट्स नियर अबाउट 100, होगा ऐसे। अगर मान के चले z का वैल्यू कितना है 100 और ये 0.01 है, तो कितना हो जाएगा 100.01, एंड 100.01 इज नियरली इक्वल टू 100, ठीक है। बट इट्स 0.01, तो जिस समय आप 0.01 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू में फर्क हो जाएगा, इसलिए r स्क्वायर निगलेक्ट होगा क्या? नहीं। तो r स्क्वायर कौन सा निगलेक्ट होगा, जो एडिशन में, या अदरवाइज जो सबट्रैक्शन में, उस चीज को आप निगलेक्ट कर दो, ठीक है। तो ये इसलिए निगलेक्ट हो जाएगा, ऊपर वाला निगलेक्ट नहीं होगा। तो जो निगलेक्ट हो गया तो हमारी इक्वेशन बनी bz व्हेन द पॉइंट P इज फार अवे फ्रॉम द सर्कुलर लूप। अगर इसको n नंबर ऑफ टर्म्स के लिए ले लूं, सो अगेन दिस इज bz इज इक्वल टू कैपिटल N म्यू नॉट I r स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस z क्यूब। सो दिस इज फॉर द नंबर ऑफ लूप्स। ये हो गई तेरी नंबर ऑफ लूप्स। लेकिन और अभी सामने चलते हैं, हाँ, ये जो है हमारी ये सर्कुलर लूप है। अगर मैं उसका एरिया ले लूं, आई एम टेकिंग द एरिया ऑफ सर्कुलर लूप, सो इट्स पाई आर स्क्वायर। व्हाट इज एरिया ऑफ सर्कुलर लूप? पाई आर स्क्वायर। तो ए इज इक्वल टू कितना, पाई आर स्क्वायर होगा। तो आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए डिवाइडेड बाय पाई। आर स्क्वायर कितना, ए डिवाइडेड बाय, चल देगा अभी तक, a डिवाइडेड बाय पाई आ गया। तो ये वाली इक्वेशन में कहां से पुट करेंगे हम लोग, आर स्क्वायर कहां नजर आ रहा है मेरे को, फिर से यहां पे एक नजर, कहां आ गया, यहां पे, ठीक है। चलिए ये दोनों इक्वेशन में तो ऊपर वाली इक्वेशन ले लेता हूं मैं पहले। सो अगेन दिस इज bz इज इक्वल टू, देख, म्यू नॉट I आर स्क्वायर a डिवाइडेड बाय पाई, नीचे कितना, ट्वाइस z क्यूब, ऐसे ही है, ठीक है। देख पाई नीचे आ गया, तो bz इज इक्वल टू म्यू नॉट I a डिवाइडेड बाय 2 पाई z क्यूब। क्लियर? हाँ, अगर मैं यही टर्म अगर n नंबर ऑफ लूप्स के लिए लूं, क्या n मल्टीप्लाई हो जाएगा? अरे क्या हो जाएगा, n मल्टीप्लाई हो जाएगा। और मैं 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड भी कर देता हूं, ठीक है। अब ये इक्वेशन क्यों बन रही है सामने थोड़ी देर समझिएगा, ठीक है। तो अब देख, सो दिस इज bz इज अ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। n से मल्टीप्लाई कर रहा हूं और म्यू नॉट पहले ले लेता हूं, डिवाइडेड बाय 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, दिस इज 4 पाई। 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, और जो मल्टीप्लाइड वाला 2 है वो बचा हुआ है, ठीक है। n साथ में ले लेता हूं, ठीक है। पहले 2 साथ में, पहले ले लो 2 n I a डिवाइडेड बाय z क्यूब डिवाइडेड बाय 4 पाई 2 मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट n I a is replaced by magnetic dipole moment, it's mu divided by z cube, mu divided by z cube. Now see, this is equation, mu naught divided by 4 pi, it's k, क्या ये, where k is a magnetic field constant, where k is a and it's a twice mu, where mu is a magnetic dipole moment and divided by z cube.
where Z is a distance from where the magnetic field is to be calculated. Similarly, for electric field, this is equation for the magnetic field, and for the electric field, 1 upon 4 pi epsilon naught, and 1 upon 4 pi epsilon naught is electric field constant. Mu naught divided by 4 pi, magnetic field constant. This is magnetic dipole moment, and for the electric dipole moment, it's twice P divided by R cube. Electric field due to magnetic dipole. This equation is equivalent to the electric field. इसीलिए जिस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड काम करती है, जिस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड काम करती है, सिमिलर वे में मैग्नेटिक फील्ड काम करती है। इसलिए आप कहीं ना कहीं से कोई भी इक्वेशन आप उठा करके देख लो, आपको सिमिलरिटी नजर आएगी। So this is the entire derivation for magnetic dipole, magnetic field along the axis, या magnetic field at the point along the axis of current carrying loop, या otherwise इसको axial magnetic field produced by the current in a circular loop. So this is the entire derivation for this magnetic field. उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया सभी।